हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग DEC की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग DEC 1 को पढ़ेंगे। उसका हम लोग DEC 1 का जो है ब्लॉक 2 को पढ़ रहे हैं। DEC 1 के ब्लॉक 2 के यूनिट 11 को हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 कर चुका है यूनिट 11 का। आज हम लोग उसके पार्ट 2 को करेंगे। उसमें है प्ले एक्टिविटीज़ फॉर फॉस्टरिंग डेवलपमेंट की हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। आज उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्किल्स ऑफ द केयर गिवर। ठीक है, कि जो देखभाल करता है उसका क्या स्किल्स होने चाहिए, उसकी क्या क्षमताएं होनी चाहिए कि वो बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सके। तो उसका जो है एक तो एटीट्यूड सही होना चाहिए कि वो डिवोटेड रहे बच्चों की देखभाल करने के लिए सही तरीके से। साथ ही साथ उसमें कुछ क्षमताएं भी होनी चाहिए ताकि वह जो अपने कार्यों को पूरा एफिशिएंटली कर सके, बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, अब उसको क्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, मैं बताया यह है कि क्या टास्क को एक चाइल्ड केयर सेंटर में क्या काम होने चाहिए और क्या स्किल्स होना चाहिए केयर गिवर का। ठीक है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है कि कीप द सराउंडिंग सेफ एंड हेल्दी। ठीक है, अपने आसपास का वातावरण उस चाइल्ड केयर सेंटर का या आपके आंगनवाड़ी का, उसका आसपास का वातावरण पूरा सुरक्षित होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो उसमें केयर गिवर को ये नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने आसपास के वातावरण को साफ और सुरक्षित रखे। वहाँ पे एक फ़र्स्ट एड बॉक्स उसको रखना चाहिए कि अचानक से किसी बच्चे को चोट लग गई, कुछ हुआ तो उसकी देखभाल की जा सके। प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, साफ पीने का पानी रखना चाहिए। साथ ही कुछ खाने की चीज़ें रखनी चाहिए कि बच्चे को अगर भूख लगे तो दिया जा सके। बेसिक रूल्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, हाँ जो बेसिक रूल्स होते हैं कि किस तरह बच्चों का हेल्थ ठीक रखे, ऐसा पौष्टिक खाना उनको मिले। साथ ही साफ़ सफाई बच्चों में कैसे रहे कि बच्चों को हाथ धुला के खिलाना है, कुछ बच्चे खा रहे हैं तो या मिट्टी छुए उसके बाद हाथ धोए। तो हाइजीन जो होना चाहिए, बेसिक साफ़ सफाई की का ज्ञान उसे होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें उसकी क्षमताएं क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होना चाहिए। उसको अगर लग रहा है कि आसपास कोई अनसेफ ऑब्जेक्ट है, कुछ असुरक्षित वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए धार वाली चाकू पड़ी हुई है, कि कुछ बेंच के साइड का नोकीला कुछ निकला हुआ है, कोई चेयर से कोई लकड़ी का टुकड़ा निकला हुआ है, तो उन चीज़ों को उसको साइड हटा देना है। ठीक है, फिर उसको जो है देखिए छोटे बच्चों को जो खिलौने भी दिए जाते हैं ना, वो बहुत सुरक्षित खिलौने दिए जाते हैं। नोकीले चोट लगने वाले खिलौने नहीं दिए जाते, सॉफ्ट टॉयज टाइप का दिया जाता है। वो सॉफ्ट टॉयज भी ऐसे जो उनके मुंह में नहीं वो खा जाए, फर नहीं निकल रहा हो जिनके, इस टाइप का देना चाहिए। ठीक है, तो सेफ मटेरियल बच्चों को देना चाहिए। सेफ जगह खोजनी चाहिए जहाँ वो खेल सके बच्चे। ऐसे नहीं कि वहाँ पे चूहे और चींटियाँ बहुत सारी आके बच्चों को काटने लगे, ऐसा नहीं। तो सुरक्षित जगह होनी चाहिए। जहाँ पे खाना और पानी की व्यवस्था की जा रही है वो पूरा सैनिटरी कंडीशंस होना चाहिए, मतलब वो पूरा सुरक्षित और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी में गंदगी पड़ रही है, पानी ढका हुआ नहीं है। ठीक है, खाना ख़राब हो जा रहा है, वाल से सीपेज हो रहा है, वहाँ खाना पड़ा है वो ख़राब हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सैनिटरी कंडीशंस ठीक होनी चाहिए। तो ये पहली क्षमताएं हैं कि अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन और सेफ रखना है, इसके लिए क्षमताएं क्या होनी चाहिए केयर गिवर में। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, तो फिजिकल केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों की जो है शारीरिक केयर उनकी होनी चाहिए बच्चे को। अब शारीरिक केयर में क्या ज्ञान होना चाहिए इस केयर गिवर को, कि किस बच्चे का स्वास्थ्य किस लेवल का होना चाहिए और क्या उसका न्यूट्रिशनल नीड्स है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट एज ग्रुप, कि अलग अलग एज में किस बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। स्वास्थ्य के मतलब क्या है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बॉडी का वजन कैसा होना चाहिए, उस उम्र में उसके बॉडी में कितनी फुर्ती होनी चाहिए। साथ ही साथ उस उम्र में, उस वर्ष में उसको कैसे पौष्टिक खाना की ज़्यादा ज़रूरत है, वो खाना उसे आंगनवाड़ी की तरफ से मिल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, साथ ही साथ अब इसमें क्षमता क्या होनी चाहिए केयर गिवर की, बाथिंग एंड ड्रेसिंग बेबीज़। अब क्या है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे आएंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद के बच्चे भी वहाँ आ सकते हैं। तो बच्चों को कैसे नहलाना धुलाना है, कैसे ढंग से कपड़े पहनाने हैं कि उनके हाथ पैर नहीं टूट जाए, इस तरीके से उनको कपड़े पहनाने, इसकी क्षमता केयर गिवर में होनी चाहिए। फिर सेकेंड है इसमें फीडिंग एंड वीनिंग प्रैक्टिसेस, है ना, कि बच्चों को कैसे खिलाना है, हाँ बच्चे को कैसे बहला फुसला के ठीक से खाना खिलाना है। ठीक है, वो उसका ज्ञान होना चाहिए केयर गिवर को। साथ ही साथ बॉटल फीडिंग इन्फेंट्स एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स, जो बहुत छोटे शिशु हैं उनको बॉटल से उनको दूध देना है। ठीक है, तो
जो छोटे शिशुओं को बॉटल से दूध देना, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उसकी क्षमता केयर गिवर को होनी चाहिए कि इसको कितने घंटे में देना है, मिल्क को कैसे बनाना है, बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा नहीं, ये सब की क्षमता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है बाथिंग एंड टॉयलेट प्रैक्टिसेस। बच्चे को नहलाने का, उसे बाथरूम टॉयलेट ले जाने का, उसके डायपर वगैरह चेंज करने का, वो सब का नॉलेज होना चाहिए केयर गिवर में। हाँ, साथ ही साथ इसमें क्षमता क्या होनी चाहिए कि बच्चे को जो खाना पसंद है और जो उसके बच्चे को जो खाना पसंद है और ऐसा नरम खाना जो बच्चे खा सके, उस टाइप का खाना बनाना आना चाहिए केयर गिवर को। कैसे शिशुओं को फीड करना है उसका ज्ञान उसे होना चाहिए, ठीक है। फिर है स्लीप पैटर्न्स एंड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कि उसे देखना चाहिए कि कौन बच्चा कितने घंटे बाद सो जाता है, कितने घंटे तक वो खेल सकता है, कब वो थक जाता है, उसको ये सब बच्चों की आदतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो एक चार्ट बना सके, ग्रोथ चार्ट बना सके, जिसमें वो बच्चे का ग्रोथ को रोज़ ये करे या हर सप्ताह में एक बार करे कि हाँ बच्चे की हाइट कितनी बड़ी है, बच्चे का बॉडी वजन कितना बड़ा है, उसकी उम्र के हिसाब से वो एक चार्ट मेंटेन करते जाए, ताकि उसे अंदाज़ा हो कि हाँ बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रह रहा है। फिर नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चे ठीक ठाक कपड़े पहन के आए, जैसे कि ठंड के दिन में गर्म कपड़े पहने हों, गर्मी के दिन में ज़्यादा मोटे कपड़े ना पहने हों, साथ ही अगर बच्चे के कपड़े भीग जाए तो उसे चेंज करना है, ठीक है। तो इन सब का अंदाज़ा भी केयर गिवर को होना चाहिए। और अगर बच्चे को मान लीजिए टॉयलेट लग रही है या वो तो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो अपने इशारों से या अपने एक्टिविटीज़ से बता रहा है, तो उसकी क्षमता भी होनी चाहिए केयर गिवर में कि हाँ उसे टॉयलेट ले जाना है, हाँ उसे कहाँ ले जाना है, वो सबका उसको अंदाज़ा होना चाहिए। फिर मेडिकल रेफरल सर्विसेज, केयर गिवर को ये भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं कब बच्चे को मेडिकल की ज़रूरत है, डॉक्टर को उसको कब रेफ़र करना है, डॉक्टर को बुला के दिखाना है। अगर केयर गिवर को लगे कि बच्चा ज़्यादा ही बीमार अभी है, दिख रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए केयर गिवर को कि कौन से बच्चे बीमार हैं या अंडर नॉरिश चिल्ड्रन है, किन बच्चों को खाना पोषण ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, कमज़ोरी के कारण वो भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिव नहीं रह पा रहे, इन सबको उसको पहचानना आना चाहिए। फिर केयर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डायरिया एंड फीवर। देखिए बच्चों को सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है, डायरिया ही होता है ना, जिससे बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। जब बच्चे को डायरिया हो रहा है या बुखार हो रहा है, उस समय उसकी प्रॉपर देखभाल का ज्ञान केयर गिवर को होना चाहिए। उसे उस समय अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस बच्चे को डायरिया हो रहा है उसे किस तरह का भोजन देना है, जिस बच्चे को फीवर हो रहा है उसे किस तरह का भोजन देना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है, उसे कितना पानी देना है, ORS घोल देना, ये सब का अंदाज़ केयर गिवर को होना चाहिए। फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, देखिए वहाँ सारे छोटे बच्चे आते हैं, 6 महीने से लेकर 5 वर्ष के बच्चे आएंगे, तो उनका कम से कम 2 साल तक तो सारे इम्यूनाइजेशन होते हैं, 5 साल में भी एक इम्यूनाइजेशन होता है, बूस्टर डोज होता ही है। तो बच्चों को वैक्सीनेशन कब किसको देना है, हर एक का कार्ड केयर गिवर को मेंटेन करना चाहिए, और या तो आंगनवाड़ी के थ्रू ही उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा, टीकाकरण होगा, या फिर उनके पेरेंट्स को केयर गिवर को बताना होगा आज इसका यह टीकाकरण का डेट है, आप जाके उसे टीकाकरण कराएं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है मीटिंग द स्टिमुलेशन एंड इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनकी इमोशनल ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहिए। देखिए सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, उनको प्यार मिले, वो जो बात कर रहे हैं वो लोग सुने उनकी बातें, तो इन सब चीज़ को ध्यान केयर गिवर को रखना है, ठीक है। इसमें पहला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। केयर गिवर को ये देखना है, उसे नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चे के इमोशनल नीड्स को पूरा करेंगे तो बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसे आसपास सुरक्षित फील होगा तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसका डेवलपमेंट ठीक होगा। तो उसको उसी हिसाब से उस दिन का प्रोग्राम को केयर गिवर को प्लान करना चाहिए, ताकि इन बच्चों के साथ किस तरह के प्ले एक्टिविटीज़ करें कि उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। फिर सेकेंड है कि केयर गिवर को पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि डेवलपमेंट में क्या माइलस्टोन्स होते हैं, किन चीज़ों से यह अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ बच्चों का विकास हो रहा है। आज बच्चे ने एक बॉल क्यों किक मारा इस उम्र में, यानी बच्चों का विकास हो रहा है, उस हिसाब से केयर गिवर को अंदाजा होना चाहिए कि इस वर्ष में बच्चे का कैसा विकास होना चाहिए। उसी हिसाब से केयर गिवर को ऐसे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना है जिससे उनका मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। मतलब कि मोटर मतलब उनके हाथ पैर की मांसपेशियों का विकास हो, ठीक है। साथ ही साथ सेंसरी मोटर मतलब कि उनके आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन, इन सब में
का भी विकास हो सके, इस तरह का एक्टिविटीज़ कराना है। ठीक है, ये सब हेल्दी रहे, जैसे कि सोशल एक्टिविटीज़ कराना है कि टीम के साथ उसको खिलाएंगे ताकि वो समाज के बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप हो सके। इमोशनल विकास उसका कराना है। हाँ, बच्चे को प्यार देना है, स्नेह देना है, सुरक्षित वातावरण देना है ताकि बच्चा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। लैंग्वेज का विकास होना है, बच्चे से सिंपल सेंटेंसेस में बातें करनी है और ज़रूर से बातें करनी है ताकि बच्चे भाषा को सीख पाए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे के बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ खिलाना है जिससे बच्चे के, जैसे पजल वगैरह खिलाना है तो बच्चे का बौद्धिक विकास होगा। फिर थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट प्ले एंड इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ फॉर प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल एरियाज़। ये भी देखना है कि बच्चे का सभी एरियाज़ में विकास हो सके, सभी जैसे कि मैंने अभी कहा कि मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए। उसी हिसाब से उसको गेम्स खिलाने हैं बच्चे को, उनको इंटरेक्ट करना है, बच्चे के साथ केयर गिवर को इंटरेक्ट करना है, बच्चा बच्चे के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि ये सारे एरिया में उसका विकास हो सके बच्चे का। ठीक है, तो मतलब पूरा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हर तरीके से बच्चे को बेनिफिट मिलना चाहिए। साथ ही क्या है, यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, मटेरियल एंड ह्यूमन टू एनरिच द प्रोग्राम। देखिए, ठीक है, गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है आपको केयर सेंटर में, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ लोकली अवेलेबल हो पाएगी जिससे कि आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करा पाएंगे। तो अपने आसपास के लोकल रिसोर्सेज से, उस गांव से या उस ब्लॉक से, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करना है जिसकी मदद से सस्ते में और अच्छी चीज़ों से आप बच्चों को खेल में बच्चों को सिखा सके। साथ ही साथ कम्युनिटी के लोगों की भी मदद लेनी है जो कि बच्चों को सिखाने में मदद करे। ठीक है, ताकि प्रोग्राम और अच्छा बने, एनरिच्ड बने, रिच प्रोग्राम बने, मतलब कि प्रोग्राम में स्ट्रेंथ आए। ठीक है, अब है नेक्स्ट है पेरेंट गाइडेंस। ठीक है, जो है पेरेंट का भी गाइडेंस होना चाहिए, केयर गिवर को बताना चाहिए, पेरेंट को गाइड करना चाहिए कि देखिए आपका बच्चा में ये चीज़ की कमी है, आप थोड़ा घर पे भी ध्यान दें, इधर हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो पेरेंट को गाइड करना आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यूजिंग सिंपल क्राइटेरिया बेस्ड ऑन डेवलपमेंट नॉर्म्स माइलस्टोन्स हैं। उसे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि किन बच्चों को स्पेशल नीड्स का ज़रूरत है, यानी कि किन बच्चों में कुछ जैसे कि उनका मानसिक विकास थोड़ा कम है, मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा कम हो रहा है जिन बच्चों का, या मेंटली वो पहले से ही कमज़ोर है, या किन हाथ पैर ठीक तरीके से अगर नहीं चलते हैं, जो थोड़ा हैंडीकैप वगैरह है, या जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ है, उन बच्चों को भी उसको पहचानना चाहिए और उनके लिए कुछ कि उनको अगर हम सोचेंगे कि नॉर्मल बच्चों के जैसा उनका विकास होगा, वैसा तो नहीं होगा, उनका कुछ विकास का स्टेप्स अलग अलग रहेगा। तो उन सबको पहचानना केयर गिवर को आना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, और एक उसमें रह गया कि पेरेंट्स का मीटिंग भी कराना चाहिए बीच में ताकि पेरेंट्स को समझा सके कि आपके बच्चों में क्या चीज़ और ठीक हो सकता है। ठीक है, और मेंटेनिंग रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड केयर गिवर को मेंटेन करना है। आज अटेंडेंस कितना है, अटेंडेंस का भी इम्पोर्टेंस है कि बच्चे सारे आ रहे हैं कि नहीं। फिर हेल्थ ग्रोथ रिकॉर्ड भी उसको मेंटेन करना है, चार्ट्स को सब मेंटेन करना है कि बच्चों का हेल्थ ठीक रह रहा है कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन मिल रहा है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड उसे रखना चाहिए। ठीक है, तो उसको हेल्थ और इम्यूनाइजेशन इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कॉपी में मेंटेन करके रखना चाहिए, ग्रोथ चार्ट को मेंटेन करना चाहिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। ये सारे स्किल्स है, ये सारे स्किल्स जो हैं ये एक केयर गिवर में होने ही चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है एक्टिविटीज़ जो है, प्ले एक्टिविटीज़ फॉर इन्फेंट्स। हाँ, छोटे शिशुओं के लिए क्या खेल की एक्टिविटीज़ हो सकती है। ठीक है, तो जब हम लोग को प्ले एक्टिविटीज़ पर, खेल की एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे, उसके पहले हम लोग को ये समझना चाहिए क्या खिलौने, क्या प्ले मटेरियल हमको सेलेक्ट करना है बच्चों के लिए। ठीक है, जितने भी खिलौने या दूसरा प्ले मटेरियल हो, वो ज़रूरी नहीं है कि काफ़ी महंगे हो। ठीक है, जो सिंपल बॉटल के कैप रहते हैं, ठीक है, या फिर छोटे मोटे कार्टून के बॉक्सेस रहते हैं, या छोटे पेड़ की टहनियाँ रहती हैं, शेल्स रहते हैं, जो सीप रहते हैं, समंदर के साइड के सीप मिलते हैं, पेपर का पीस होता है, जिसे हम लोग सब वेस्ट समझते हैं, वो सब भी इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, तो जो घर में आसानी से अवेलेबल हो ऐसा मटेरियल, जिससे कि हम लोग उसको जोड़ जोड़ के अच्छा सुंदर अट्रैक्टिव प्ले ऑब्जेक्ट्स बना सकें, खिलौने बना सकें, उन सबको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
जितने भी पुराने कपड़े वगैरह उसके मदद से हम लोग पॉपेट्स बना सकते हैं, छोटी छोटी कठपुतलियाँ बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं, मुखौटे बना सकते हैं, रैटल्स बना सकते हैं, वो जो झुनझुना बाजा है वो बना सकते हैं, छोटी छोटी गुड़िया बना सकते हैं, है ना। तो जितना घर में मटेरियल उन सब की मदद से और कम्युनिटी के लोगों की मदद से हम लोग छोटे छोटे खिलौने बना सकते हैं और बहुत कम मेहनत में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम दिया है कि गुड़िया का और बॉटल कैप, कार्टून बॉक्सेस, ये सबसे क्या क्या बनाया जाता है। तो ये देखना चाहिए कि जो भी प्ले मटेरियल है वो हर उम्र के बच्चे के लिए सही है। छोटे बच्चे को वैसा ही प्ले मटेरियल दो जो उनके लिए सेफ हो, और बड़े बच्चे को अलग दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटे बच्चों को बड़े बच्चों का प्ले मटेरियल दे देंगे तो वो उनके लिए मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो उसके एबिलिटी को सूट करे, जो बच्चों की क्षमताओं के हिसाब से उनका प्ले मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अब है कि प्ले मटेरियल की यूज़फुलनेस को, इस्तेमाल को आप और कैसे बढ़ा सकते हैं। कि आपके पास कोई प्ले मटेरियल है पर उसको जो है आप अलग अलग वर्ष के बच्चों के साथ भी यूज़ कर पा रहे हैं अगर, ठीक है, तो यानी कि एक सिंगल प्ले मटेरियल से आप अलग अलग वर्ष के बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं। जैसे कि बॉटल कैप अलग अलग कलर के होंगे, वो शुरू में 1 साल के बच्चों को दिया जा सके कि चलो उठाओ, पकड़ो, उसे घुमाओ, देखो। ठीक है, 4 साल के बच्चे को क्या हम लोग कह सकते हैं कि इस कैप, बॉटल के कैप को अलग अलग ग्रुप में रखो, उनके कलर के हिसाब से अलग ग्रुप में रखो, शेप के हिसाब से, जैसे क्लासिफिकेशन का होता है एक्टिविटी, शेप के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना के रखो। ठीक है, उसी तरह वुडन ब्लॉक्स होते हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उससे टावर बना सकते हैं बच्चे, घर बना सकते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक बना सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आप बच्चों को हम लोग कॉन्सेप्ट दे सकते हैं अलग अलग शेप का, कि ट्राइंगल कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, अलग अलग शेप का, साइज़ का, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, नंबर का, यहाँ पे 3 ब्लॉक रखे हैं, यहाँ 6 ब्लॉक रखे हैं, कलर का, ये 6 रंग एक तरह के रंग के बॉटल कैप है। इन सब का हम लोग उनको सिखा सकते हैं। प्ले मटेरियल्स और भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मोती जो होते हैं, बीड्स यूज़ किए जा सकते हैं, पर बीड्स को हमेशा माला में रखना है, नहीं तो बच्चे उसे निगल सकते हैं। छोटे पत्थर यूज़ कर सकते हैं पैर ज़मीन पर डायग्राम बनाने के लिए, रस्सियाँ यूज़ करते हैं, छोटे छोटे टायर्स यूज़ कर सकते हैं, बॉल्स, प्लास्टिक बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी खिलौने हम बच्चों को दे रहे हैं वो सब अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है, जो भी हम खिलौने बच्चों को देंगे वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, वो ब्राइट होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कलर होने चाहिए। ब्राइट मतलब पूरा एक ही आप आँखों में चुभे ऐसा नहीं, कॉन्ट्रास्ट कलर भी, कुछ ब्राइट कुछ डल ऐसे मिक्स करके होने चाहिए। वो आसानी से बच्चे मैनिपुलेट कर सके, बच्चे आसानी से उसे पकड़ सके, उसे टेढ़ा मेढ़ा कर सके, इस तरीके का होना चाहिए जैसे बच्चे हैंडल कर सके। जिन खिलौने में आप हवा भर सकते हैं, हाँ, या फिर छोटे छोटे बॉल्स आपने बनाए हैं, कपड़े के बॉल्स बनाए हैं या पेपर के बॉल्स बनाए हैं, लकड़ी के खिलौने हैं जिनमें रस्सियाँ बंधी हुई जिससे आप खींचेंगे, छोटे छोटे कार लकड़ी के बने जिन्हें आप रस्सी से खींच सकेंगे। हाँ, छोटी कठपुतलियाँ आपने बनाई हैं, पॉपेट्स बनाए हैं, छोटी गुड़िया बनाई, डॉल्स बनाई हैं पुराने फटे कपड़ों से। तो ये सब बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बच्चे उनसे अच्छे से खेलते हैं। अब है कि कुछ प्ले मटेरियल आपको ख़रीदना भी पड़ता है। जब आप प्ले मटेरियल खरीदेंगे तो आपको ये देखना चाहिए कि वो सेफ़ होने चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, क्या क्राइटेरिया को हमको स्पेशल ध्यान रखना है बच्चों के लिए प्ले मटेरियल ख़रीदते समय, कि खिलौने काफ़ी बड़े होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा उसे निगल जाए, है ना। जैसे मैं मोतियों के बारे में बोल रही थी कि मोतियाँ माला में जुड़ी रहनी चाहिए ना, बच्चा से नहीं तो बच्चा उसे निगल जाएगा या अपने नाक में, कान में या नाक में डाल देगा उसे। ठीक है, तो खिलौने का थोड़े बड़े होने चाहिए। फिर खिलौने राउंड और शेप के होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, है ना, मुलायम स्मूथ होने चाहिए, ताकि नोकीले नहीं होने चाहिए कि बच्चे को चोट नहीं लगे। ठीक है, फिर है कि शिशु की क्या आदत होती है कि वो सभी चीज़ों को मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो जो खिलौने बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो पॉइजनस नहीं होना चाहिए, वो मुंह में उसे अगर लगा रहे हैं तो। जो पेंट, खिलौने में पेंट यूज़ किया गया वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्योंकि नुकसान नहीं पहुंचाए उनके हेल्थ को। ठीक है, कपड़े के जो भी खिलौने होने चाहिए तो कलर ऐसे होने चाहिए कि कलर फास्ट कलर हो, मतलब कलर खिलौने के नहीं निकले, नहीं तो बच्चे मुंह में लगा के या पानी में भिगो के उसके कलर निकाल देंगे, वो कलर उनके मुंह में जाएगा। ठीक है, मेटल के टॉयज़ तो बच्चों को देने ही नहीं है, छोटे बच्चों को। टॉयज़ आसानी से टूट जाए ऐसे भी नहीं देने हैं। ठीक है, कि नहीं तो टूट के छोटे टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, टॉयज़ थोड़े मजबूत होने चाहिए कि उसे ज़ोर से पटकेंगे, चबाएंगे या बच्चे उसे दांत से स्क्वीज़ भी कर देंगे तब भी वो नहीं टूटे। ठीक है, अब है जो शिशु 1 साल की कम उम्र के होते हैं, हाँ, उनके लिए क्या है प्ले एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है,
ये जो है, जो शिशु 1 साल से कम उम्र के होते हैं, ठीक है, उनके लिए उनकी क्षमताओं के हिसाब से, ठीक है, और ऐसे प्ले एक्टिविटीज़ होने चाहिए कि जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते जाएंगे वो थोड़े और भी जटिल जटिल प्ले एक्टिविटीज़ होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्ले एक्टिविटीज़ होते जाएंगे जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी, ठीक है। वो बच्चों को हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाना है, सरल से जटिल की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो 1 साल जो उनकी उम्र का होता है उसको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, इतने इतने महीने के अलग अलग एज ग्रुप में, ताकि उसी हिसाब से उनका एक्टिविटीज़ अलग अलग करा जा सके, ठीक है। तो प्ले एक्टिविटीज़ इस यूनिट में हम लोग और भी पढ़ेंगे, वो सिंपल एग्जांपल्स दिया रहेगा कि किस तरह के प्ले एक्टिविटी हम शिशुओं के लिए कर सकते हैं। इन सारे एक्टिविटीज़ को हम गाइडलाइन के रूप में यूज़ करके दूसरे तरह के एक्टिविटीज़ भी बच्चे को करा सकते हैं, ठीक है। ये प्ले एक्टिविटीज़ से हम लोग ये नहीं टेस्ट करें कि शिशु की क्या एबिलिटी है ना, शिशु का कितना क्षमता है, शिशु कितना बुद्धिमान है, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ शिशु के लिए मज़ेदार होना चाहिए, फ़न होना चाहिए उसके लिए। हाँ, ये सब शिशु के लिए जब मज़ेदार कब होगा, जब केयर गिवर भी खेलते समय उसको एंजॉय करेगा, केयर गिवर खुद भी मज़े से उसके साथ खेलेगा और शिशुओं को भी खिलाएगा, ठीक है। जब केयर गिवर रिलैक्स मोड में होता है, टेंस नहीं होता है, हाँ, तो वो अच्छे से शिशु के साथ खेल सकता है। पर केयर गिवर खुद टेंस में रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो वो अच्छा खिलाड़ी, खेल सहपाठी नहीं बनेगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस आगे के सेक्शन में जो प्ले एक्टिविटीज़ बताया जाएगा वो हेल्प करेगा शिशुओं को कि उनमें बेसिक स्किल डेवलप हो। किस तरह का बेसिक स्किल, कि उनके आँखों का मूवमेंट स्ट्रांग हो, है ना, इस तरह से वो प्ले एक्टिविटीज़ होंगी। उनका हाथों का मूवमेंट स्ट्रांग हो, आईज जो है फोकस कर सके किसी एक चीज़ पे, दो अलग अलग वस्तुओं में अंतर कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ से इन्फेंट जो है ग्रेजुअली अपने आसपास के वस्तुओं के बारे में जानेगा और उस जान पाएगा वो क्या कर सकता है, वस्तुओं को पकड़ भी सकता है, अलग अलग रख भी सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो प्लेफुल इंटरेक्शन होगा, जो खेल खेल में जो केयर गिवर शिशुओं के साथ खेलेगा, जो एक्टिविटीज़ कराएगा, उससे क्या होगा कि एक तरह का वो रिलेशनशिप डेवलप करेगा बच्चों के साथ, बच्चे उसमें भरोसा करना सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये एक्टिविटीज़ करके शिशुओं को ये मौका मिलेगा, यह अवसर मिलेगा कि वो अपनी क्षमताओं को बार बार प्रैक्टिस कर सके, अपने आँखों के की ट्रेनिंग कर सकें, हाथों की ट्रेनिंग कर सके और नई नई क्षमताओं को एक्वायर भी कर सके, ठीक है। वो समझ पाएंगे कि हाँ, मैं हाथों से इस सामान को उठा सकता हूँ, इसको उधर रख सकता हूँ, ये सब धीरे धीरे उनकी क्षमताओं का विकास होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब करेंगे तो हम लोग एक्टिविटीज़ फॉर इन्फेंट्स अप टू 6 मंथ से स्टार्ट करेंगे कि 6 महीने तक की एक्टिविटीज़ कितनी होनी चाहिए। मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।